प्रेशर निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना पूरी हो सकता है ना। तो मानव शरीर में रक्तचाप, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। ऑटोमोबाइल के इंजन में एंटी फ्रीज के रूप में, ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में किसका यूज़ होता है? ठीक, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, चलिए आगे है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? देखिए एंटीजन जो होता है ये क्या काम करता है? ये आपका जो है प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है ना। अब देखिए एंटीजन के बारे में यहाँ पे और सुनिएगा। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं ए बी में, ये एंटीबॉडी तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए और बी ये दोनों में, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी, इन दोनों में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, लेकिन ब्लड ग्रुप ए और बी में दोनों में एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कंप्यूटरों में जो वायरस का संबंध होता है, कंप्यूटर में कहते हैं ना वायरस, तो कोई वो वाला बीमारी वाला वायरस नहीं होता है, यहाँ पे एक तरह के प्रोग्रामिंग वायरस होता है ना। एक तरह का कोडिंग क्या होता है, प्रोग्राम लिखा होता है जो कि आपको क्या करता है, आपके सिस्टम में जब ये चीज़ आता है तो आपके सिस्टम को क्या करता है, उसके जो सारे फंक्शन उसको ख़राब कर देते हैं ना। और इससे क्या होता है, आपका जो भी फंक्शन काम कर रहा होता है कंप्यूटर, वो सारे काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें होता है, ठीक है, तो क्या होता है इसमें? वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रिया उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का यूज़ होता है ना। कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम और ये प्रोग्राम, ठीक है, दोनों मिलकर क्या होते हैं? एक कंट्रोलिंग जो होता है प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होते हैं, कंट्रोल प्रोसेस होते हैं। सीपीयू की अगर बात करते हैं जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ये होते हैं कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, गलत चुनना है। तो गलत इसमें कौन सा होगा? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ठीक है, गलत है। बाकी ये तो लॉजिकल मशीन है, सबको पता है, ये सूचना को प्रोसेस करता है, सही बात है, ये सूचना को स्टोर करता है, ठीक है, और उस तक पहुंचता है, ठीक है, और इसमें कोई फीलिंग होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं? सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो देखिए सीपीयू के अंतर्गत आते हैं आपके स्टोरेज आते हैं, एलयू मीन्स के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होते हैं, मीन्स कि इसका डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि मीन्स कि घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे, है ना, तो अश्वरोही गिरने की जो अश्वरोही जो उस पर सवार है व्यक्ति, वो गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? इसमें विश्राम जड़त्व होता है, या जड़त्व आघूर्ण होता है, या गति का तीसरा नियम होता है, या द्रव्यमान का संरक्षण नियम होता है? तो इसमें होता है आपका विश्राम जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है तापमान का घनत्व अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। किसके द्वारा गर्म होती है? तो धातु की बात करते हैं। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले ठोस में क्या होता है? ठोस में अगर बात करें चालन के द्वारा होता है गर्म, ठीक है। अगर बात करें द्रव और गैस में, ठीक है, तो द्रव गैस में क्या होता है आपका? यहाँ पे संवहन द्वारा होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? चालन। ठीक है, ठोस में जो होता है चालन विधि द्वारा, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा। अब विकिरण की बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, और माध्यम की इसमें माध्यम की ज़रूरत होती नहीं, बल्कि बिना माध्यम को गर्म किए बिना एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है ना। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? ठीक, तो कारण क्या हो सकता है?
देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगर लोहे के भार के बराबर हो जाए, ठीक है, लोहे का भार बराबर अगर पानी का भार हो जाए तब तो ये तैरेगा। पानी का भार अगर बराबर हो जाए ये तैरेगा, ठीक है। अगर ये बराबर ना होकर अगर ये कम हो जाए तो क्या हो जाए, नहीं तैरेगा, ठीक है। चलिए, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दांत के डॉक्टर जो होते हैं ना, किस तरह के दर्पण का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, एक कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं ना, अवतल दर्पण के द्वारा ये यूज़ करते हैं। आगे बढ़े सवाल पे। चलिए, नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि अगर अर्थ पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर मीन्स कि चंद्रमा पर मून पर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो होता है 1/6 भाग मून पर होता है, मीन्स कि 600 का 1/6 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा न्यूटन मून पर, है ना, 100 न्यूटन होगा मून पर। चलिए, आँख का अंदरूनी जो पीछे का पृष्ठल होता है ना, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, ये अगर आँख है, ठीक है, तो इसके जो पिछला वाला पृष्ठ होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप रेटिना कहते हैं, या जिसको कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सवाल यहाँ से भी आता है, उल्टा बनता है ना, छवि कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितने डिग्री पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री से सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। जनरली आप अपने घर में स्टोव पे जलाते होंगे तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, लेकिन पहाड़ पे ये चीज़ नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबलने लगता है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे समझिएगा, अगर दाब बढ़ता है, ठीक है, सवाल ये कि दाब बढ़ने पर क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, और घटने पर, दाब घटने पर घटता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अर्थ के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, दाब क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक क्या होता है, यहाँ पे दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक घटता है, ठीक है। तो घटता है, दाब घटता है तो क्या होता है, जो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस कम से भी वो उबलने लगता है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए बॉयल का नियम है क्या, तो किस पर ये काम करता है, तो ये नियत तापमान पर काम करता है, नियत टेम्परेचर पे काम करता है ना। तो ये हो गया बॉयल का नियम आपका, इसका करेक्ट आंसर नियत ताप पर। अच्छा, नियत दाब पर क्या होता है, चार्ल्स का नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए। अगर बात करा जाए निम्न दाब की बात करा जाए तो ये चार्ल्स का नियम लागू होता है, नियत तापमान की बात करा जाए तो बॉयल का नियम होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, नियत ताप एवं नियत तापमान एवं दाब दोनों की अगर हम बात करते हैं तो आवोगाद्रो का नियम, ठीक है, आवोगाद्रो का नियम यहाँ पे लागू होता है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर से बॉयल का नियम चार्ल्स, बॉयल का नियम नियत तापमान पे, चार्ल्स का नियम नियत दाब पे, और दोनों की अगर बात करें नियत दाब और तापमान तो दोनों तो आवोगाद्रो का नियम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में किस का यूज़ किया जाता है। तो फ्यूज तार की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, फ्यूज तार होता है तो इसमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें होता है निम्न गलनांक मिश्र धातु होता है, निम्न गलनांक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सीसा प्लस टीन से बना होता है ना, सीसा प्लस टीन से बना होता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। एक देख रहे होंगे यहाँ मोटा तार एक पतला तार, ये यहाँ से ये भी सवाल आता है। मोटा तार का जो प्रतिरोध होता है ना ये कम होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है कम होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये नोट कर लीजिएगा कि मोटा एक ही पदार्थ का, ठीक है, लेकिन पदार्थ क्या होना चाहिए, एक ही पदार्थ का, ठीक है, एक ही पदार्थ का बना मोटा तार क्या होता है, उसका प्रतिरोध कम और पतला तार का ज़्यादा होता है। चलिए,
अब आते हैं यहाँ पे देखिए 40 वाट और 60 वाट और 1000 वाट के 3 बल्ब होते हैं जो 220 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऊर्जा की खपत क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या होगा, तो देखिए अब बात हो रही है यहाँ पे ऊर्जा की खपत कितनी होगी, कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 40 वाट दिख रहा होगा आपको, तो 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी, है ना। 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे समझ गए ना, 40 60 100 की अगर बात करें तो जितना कम उतना उसका ऊर्जा का खपत होगा, जितना कम उतना ऊर्जा का खपत, जितना ज़्यादा उतना ऊर्जा का खपत क्या होगा, कम होगा, इसमें अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या रीज़न है। इसका रीज़न है सरफेस टेंशन। इसका क्या रीज़न है, सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसके पहले वाले में मैंने वीडियो में बता रखा है सरफेस टेंशन के बारे में कि क्या उसका फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैंने बताया था उसमें, ठीक है। अगर आपने उस वाले वीडियो को देख लिया हो तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो आप वो वाले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, चीज़ें और भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो है आपके मन में डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सवाल पे आएंगे, है ना। आगे सवाल क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा अम्ल है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारकता कहा जाता है। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की इसकी क्षारकता कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अम्ल में कम से कम हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, नहीं। अम्ल में 20 से अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं। अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की क्षमता जो होती है, इसकी विस्थापन की जो क्षमता होती है, विस्थापन करने की जो इसके जो गुण है, इसको क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू नहीं, वजह क्या है। वजह इसका ये क्या हो सकता है, ठीक है, इसका वजह हो सकता है ये कि यह इसका परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगर जो सरफेस चमकीला हो तो उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। और जिसका सरफेस से अगर वो परावर्तन नहीं होता है, मीन्स कि चमकीला नहीं है, इसके कारण वो परावर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4 जार है, उसमें O2 है, CO2 है, H2 है, N2 है, गैस भरी है। किस परीक्षण द्वारा 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मीन्स कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके वजन के अनुसार तो चेक कर सकते हैं ना कि किसका क्या क्या वजन होता है, क्योंकि गैस में भी वेट होता है, गैस में भी क्या होता है, भार होता है, ठीक है, भार होता है, जिसके कारण हम चेक कर सकते हैं। जलता हुआ कागज़ डालकर नहीं, मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल कर नहीं, पानी से गैस को गुजार कर नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे करके पकड़ता है, ठीक है। बस इसका एक ही रीज़न है, संवेग के परिवर्तन का जो होता है समय अंतर को बढ़ा देता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, संवेग परिवर्तन जो होता है का समय अंतराल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण इससे क्या होता है, हाथ पर चोट कम लगता है ना। तो बल कम लगेगा, इसका मतलब इस पर क्या होगा, वो बल फोर्स कम लगेगा तो हाथ पर चोट कम लगेगा, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य कथन को ढूंढना है। कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थिति या घटित हो रहा नहीं, ठीक है। स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर सतह सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इसमें असत्य ढूंढना है, सॉरी ये तो सही है, ये भी सही है। स्थल मंडल की बात कहा गया तो स्थल मंडल पे तो दोनों चीज़ होता है ना, ठीक है, सागर भी होता है, भूमि भी होता है। पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक तत्व है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका सत्य क्या है, एक सहायक नदी वो होता है जो मुख्य नदी को छोड़ देती है, पृथक रूप से बहती है, ठीक है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, इसमें भी असत्य चुनना है, इसमें से कौन गलत है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मापक इकाई है, सही है। हर्ट्ज से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। केल्विन से तापमान मापा जाता है, लेकिन बेल दाब को नहीं मापता है, ठीक है। बेल क्या करता है, ये साउंड की तीव्रता को मापता है, साउंड की तीव्रता को मापता है, दाब को नहीं। तो गलत हो गया, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आ
जाता है ना, ये आता है, वो कौन सा कारण है ना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कोई भी जो होता है वो पिंड होता है वो धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है ना। यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखिएगा। गुरुत्व जनित त्वरण को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, गुरुत्व जनित त्वरण को ही गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, एक आता है गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ठीक, जिसका जी का यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं, और जी का इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं होता है जो यहाँ पे कैपिटल जी देख रहे हैं जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका मान नोट कर लीजिएगा। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, जरूर रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इंटू केजी माइनस स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण, ठीक है, अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होते हैं वो विषाक्त का काम करते हैं और वो शरीर के लिए और दम घुटने का कारण बन सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे CO प्लस अगर H2 बनता है तो क्या बन जाता है, वाटर गैस बन जाता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार आता है एग्जाम के, वाटर गैस का जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, CO प्लस H2। अगर CO के साथ मीन्स कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर N2 मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इसका अगर वाटर गैस की बात करें तो इसका जो है, इसका यूज़ जो होता है आपको बिल्डिंग के काम में आता है। वहीं अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस का तो ये भट्टी गर्म करने के काम में आता है ना। चलिए नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? ठीक है, रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये होता है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो साधारण जो पानी होता है उससे ज़्यादा हो, जिसके कारण, ठीक है, तो ये होगा इसका ग आंसर, समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, आर्द्रता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, तो आर्द्रता का रीज़न होता है वायु की नमी। ठीक है, या वायु में नमी के कारण ही आर्द्रता होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई मुरी हुई प्रतीत होती है ना। कोई भी बर्तन में अगर कोई चीज़ डुबा दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि कोई अगर छर आप डुबा देते हैं, डुबोई गई छर यहाँ पे छूट गया, ठीक है, छर क्या होते हैं, मुरी प्रतीत होती है। किसके कारण? ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये होता है अपवर्तन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये होता है अपवर्तन के कारण। तो देखिए यहाँ पे कुछ और अपवर्तन से एक बात याद रखिए, अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अपवर्तनांक से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला कि वेवलेंथ बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, इससे आप 2-3 फैक्ट याद रखिए। पहला फैक्ट क्या है, वेवलेंथ बढ़ने से, ठीक है, मीन्स कि तरंगधार बढ़ने से, वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से अपवर्तनांक जो होता है उसका मान क्या होता है, का मान यहाँ पे कम हो जाता है ना। वेवलेंथ बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। ठीक है, यही अगर बात करते हैं रेड लाइट में, ठीक है, लाल रंग की अगर तरंगधार की बात करते हैं तो क्या होता है, उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। बैगनी रंग की अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है ना। रेड का जो होता है वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, और वायलेट का यानी कि बैगनी का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ताप बढ़ने से, ठीक है, ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूकंप की प्रबलता। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी बढ़ती है या घटती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है या इंटेंसिटी घटती है, ऐसी किस परिघटना के कारण होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न जो होगा यहाँ पे डॉपलर जो होता है इफेक्ट के कारण, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ समझ में आ गया बात, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला फ्रिक्वेंसी को किससे डिनोट करते? एन से करते हैं ना, एन से करते। जब आवृत्ति एन हो और आवर्तकाल टी हो तो उसका जो यहाँ पे जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या होगा? आवृत्ति बराबर 1/t, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति इक्वल टू 1/t, जहाँ पे एन क्या होता है? आपका आवृत्ति होता है और टी क्या हो जाता है? आपका आवर्तकाल हो जाता है ना, आवर्तकाल हो जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखिएगा। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, इंटेंसिटी की अगर बात करें इसकी, तो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? बेल होता है, ये बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और जो व्यवहार में यूज़ होता है साधारण तौर पे, उसका जो मात्रक होता है वो उसका मात्रक होता है क्या? डेसिबल, ठीक है, डेसिबल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर है ना, एक होता है क्या यहाँ पे? अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, है ना, 3 चीज़ होते हैं। अवश्रव्य की अगर बात करते हैं, ठीक है, अवश्रव्य में क्या होता है? जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है? नीचे होती है। श्रव्य में क्या होता है? श्रव्य में होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और आपका पराश्रव्य में जो होता है, ठीक है, पराश्रव्य में क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ये 3 बातें याद रखिएगा, एक अवश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक पराश्रव्य होता है, जिसको पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, है ना। इंफ्रारेड हो गया, ऑडिबल हो गया और अल्ट्रासोनिक हो गया। तो अल्ट्रासोनिक से बहुत सवाल आते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन सब का जो होता है साउंड जो निकलता है किस तरह का होता है? अल्ट्रासोनिक वेव होता है ना। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रव्य वाला क्या हो जाएगा आपका? 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई उसकी मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातु की त्रुटि इत्यादि जानने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पराश्रव्य तरंग, जिसका अभी मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट, का अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंगे के कारण हम किसी भी समुद्र की गहराई जान सकते हैं, किसी चीज़ की मोटाई जान सकते हैं, है ना, किसी चीज़ की मोटाई जान सकते हैं, हिमशैल की स्थिति जान सकते हैं, धातु की त्रुटि। जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई अगर रॉड हो, ठीक है, इसमें कोई छेद होगा तो इसकी पहचान किससे होगा? या कोई छोटा सा होल रहे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या होता है ना, जांचा जाता है कि कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें कोई होल तो नहीं रह गया, उसके लिए पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव की यूज़ किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से अवयव के समास्थानिक की विशेषता बताइए। देखिए, समास्थानिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक तो समस्थानिक का 2 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है? समान, तथा द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? भिन्न होता है या अलग अलग होता है ना। चलिए, बात समझ में आया कि यहाँ पे समस्थानिक है जिसकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, या फिर प्रोटॉन की संख्या समान हो या न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है ना। एक और यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा, एक चीज़ हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा। तो कहाँ पे है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, कहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, ये इसका आंसर होगा। एक यहाँ से और याद रखिएगा कि परमाणु
संख्या जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है, ये होता है परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा होता है मास, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं कि मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन्स कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ज़रा आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? ऐसे सवाल में बस सभी को गुना करें, ठीक है, सभी को गुना कर दीजिए और सीधे सीधे उसको 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? कट गया, 10 दूना 20, मीन्स कि 20 किलो वाट, 20 किलो वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए किलो वाट से भी चीज़ें आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। ये तो आंसर हो गया किलो वाट। यहाँ से 1-2 पॉइंट आउट नोट कीजिए। पहला पॉइंट क्या कीजिए नोट, अगर वाट हो, किलो वाट हो, मेगा वाट हो, हॉर्स पावर हो, ये क्या है? शक्ति के, ये क्या है? शक्ति के मात्रक है ना। ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, और जहाँ वाट सेकंड हो, वाट आवर हो, या फिर आपका किलो वाट आवर हो, ये क्या है? ये किसके मात्रक हैं? ये कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक हैं, ठीक है। हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है। किलोवाट को देख लिए जल्दीबाजी में आपने कार्य ऊर्जा को क्लिक कर दिया, लेकिन नहीं, वो शक्ति का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बुक अगर आपने पढ़ा है तो। क्या इसका नियम है, क्या इसका रूल है, जानिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही तो है ना आर्किमिडीज सिद्धांत, और इसी को कहते हैं प्लवन का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लवन का नियम, ठीक। इसको क्या कहते हैं? प्लवन का नियम। चलिए नेक्स्ट है कि पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का यूज़ करता है। तो पदार्थ में क्लोरीन की तेज़ गंध होती है, तो वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ दिया गया, तो आप नोट कर लीजिए CaOCl2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक छोटे कार व सख्त बनता है, वह कौन सा संगठन ढालना भूल गया जिसके कारण जो केक जो होता है फूलता है या हल्का बनता है? ये कौन सा कारण है? तो बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर डालने से ये स्पॉन्जी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि कांच की बोतल को पानी से पूरी तरह भर देने के बाद फ्रिज में बर्फ़ जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ठीक है। ऐसा होता है क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि पानी जो होता है बर्फ़ बनने पर फैलता है, पानी बर्फ़ बनने पर फैलता है। अभी मैंने बताया था कि जो बर्फ़ का होता है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है ना, वो ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, ठीक है, घनत्व की बात करें, और इसी रीज़न से ये ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया वाणिज्यिक, ठीक है। वाणिज्यिक क्षेत्र में कोबोल का यूज़ किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर कितना भी अधिक आधुनिक क्यों ना हो, उसमें निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण उपस्थित नहीं रहता है? ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। बुद्धि होता है, थोड़ी इंसान में होता है ना। ये खाना बनाने में गैस में 80% क्या होता है? खाना बनाने नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक गैस में पूछा गया, ठीक है। प्राकृतिक गैस में 80% क्या होता है? 80% होता है मीथेन गैस। ध्यान रखिएगा, 80% होता है मीथेन गैस। अगर बात करें खाना पकाने की बात करते हैं तो खाना वाला में क्या होता है? LPG जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें होता है क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होते हैं। और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ध्यान रखिए, प्रोटेन प्लस ब्यूटेन तो होते हैं, इसमें एक मिथाइल मरकैप्टन होता है, डाला रहता है, ठीक है। मिथाइल जो होता है ना, मिथाइल मरकैप्टन, मरकॉप्टेन, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मिथाइल मरकॉप्टेन होता है कि जब लीकेज करता है तो वो उससे क्या होता है? एक तीखी गंध देता है जो अलग प्रकार के होते हैं, और इससे पता चलता है कि गैस लीकेज कर रहा है, इससे खतरा टाला जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स कि NO2, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मसूड़ों से खून निकलने से रुकता है? विटामिन, कौन सा विटामिन मसूड़ों से खून रोकने से
रुकता है, तो इसका सही हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। जैसे देखिए निकोटिनामाइड एक किस विटामिन का नाम है? विटामिन B3, जिसको नियासिन भी कहते हैं, नियासिन कहते हैं। थायमिन को पता है, B1 को कहते हैं, जिससे बेरी नामक बीमारी हो जाता है, बेरी बीमारी। और बी का तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है। तो B3 तो यहाँ पे नियासिन या निकोटिनामाइड तो बता दिया गया है, B7 होता है और B12 होता है। तो B1 को तो थायमिन यहाँ पे बोला गया है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। B3 का तो नियासिन बोलिए या निकोटिनामाइड बोलते हैं। B5 को बोलते हैं पैंथोनिक, ठीक है, पैंटोथेनिक। और B7 को बायोटिन बोलते हैं, और B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकाबालामिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। जर्मन सिल्वर में मीन्स की कौन सी मिश्र धातु होता है? इसमें 3 मिश्र धातु होता है, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गीले कपड़े गर्म दिनों में जल्दी क्यों सूखते हैं? ठीक है, क्या होता है जिसके कारण ये जल्दी सूख जाती है? तो होता है क्या है कि हवा का जो उच्च तापमान वाष्पन सूखने में मदद करता है, जिसके कारण जल्दी सूख जाता है ना। चलिए यहाँ पे मिलान करने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इसमें बता रहा है कि बेकिंग सोडा का किससे रिलेशन है, वॉशिंग सोडा का किससे, कास्टिक सोडा से किससे, ठीक है। तो अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं, मीन्स की खाने वाला सोडा की बात करते हैं, सोडियम, जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। फिर वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं आपका, ठीक है, सोडियम यहाँ कार्बोनेट हो गया, और कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ए हो गया, फिर क्या हो गया? पहला का बी, है ना, पहला का बी हो गया, दूसरा का क्या हो गया? ए हो गया, तीसरा का हो गया सी। मीन्स BAC इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि विशेष मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है, यह खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। रोनाल्ड रोस, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस। अच्छा, 1 2 3 और यहाँ पे चीज़ें, जैसे लुईस पाश्चर किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके का खोज किया था इन्होंने, ठीक है, रेबीज के का टीका का खोज किया था। दूसरा एक और चीज़ किया था इन्होंने, दूध का पाश्चुराइजेशन, ठीक है। हेनरी बेकरल ने क्या किया था? इन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो है ना उसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी। विलियम रॉन्जन, इन्होंने क्या किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था, ठीक है। एक सवाल से 3 फैक्ट और आपको मैंने बता दिया। किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यूरिया। और यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आते हैं। इसका फॉर्मूला CH4N2, 2 तरीके से लिखा जाता है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH2CONH2, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऑक्साइड पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब आपको यहाँ पे ये कहा गया कि इनकी क्षारीय प्रकृति को अवरोही क्रम में सजाना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको क्या करना है कि अवरोही क्रम में, ठीक है, इसको करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जो है क्षारीय के बारे में, क्षारीयता जो है ना, इसकी क्षारीय प्रकृति जो है, क्षारीय प्रकृति को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षारीय यहाँ पे होगा Na2O होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा MgO, उसके बाद हो जाएगा L2O3 और लास्ट हो जाएगा CuO, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। धातु, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिसेंटली एग्जाम में NTPC में पूछा गया है, बाकी एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन उभयधर्मी है, मीन्स कि एम्फोटेरिक है। तो ध्यान रखिए, नोट में आप कर लीजिए, नोट में अल्मुनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये तीनों क्या है? ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। ये ऑक्साइड क्या है? ये ऑक्साइड जो हैं उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, या इसको हम कैसे कर सकते हैं? एम्फोटेरिक, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अल्मोनियम, जिंक, PB, तो
ज़्यादातर एल्युमिनियम पूछ देता है, ठीक है। इनमें से कौन एम्फोटेरिक है या उभयधर्मी, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें एल्युमिनियम रहेगा, बाकी अदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड किसी तल में, ठीक है, किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग जो होता है निम्नलिखित के दिशा के साथ निर्देशित होता है। ये घूर्णन अपने अक्ष के साथ ही निर्देशित होगा, ठीक है। अब यहाँ से 1-2 चीज़ें और आप याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ आप 1-2 चीज़ें और भी याद रखिएगा, जैसे क्या, जैसे संवेग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। खैर इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पिंड में निहित कुल गति क्या कहलाती है। किसी पिंड में निहित, किसी पिंड हो गया मीन्स की मास, और कुल गति मीन्स की वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए संवेग का जो होता है फॉर्मूला जो होता है संवेग का, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग का जो मात्रक होता है, अच्छा संवेग क्या है, ये सदिश राशि है, ठीक है। ये सदिश राशि है। भार भी क्या है आपका, सदिश राशि है। आवेगी बल भी आपका सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। ये 2-3 बातें याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हुक नियम निम्नलिखित तक ही लागू होता है। हुक का नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम कब लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, तो ये क्या होता है, इलास्टिसिटी लिमिट तक ही होता है, ठीक है, प्रत्यास्था सीमा तक। मीन्स कि हुक का जो नियम लागू होता है वो होता है इलास्टिसिटी लिमिट, ठीक है, इलास्टिसिटी लिमिट तक होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावक केंद्र कहते हैं, ठीक है, उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। उत्प्लावक बल द्वारा, ठीक है, उत्प्लावक जो होता है उत्प्लावक बल द्वारा, ध्यान रखें, उत्प्लावक बल द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक है, जिसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नियत ताप आयतन पर, ठीक है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन नियत आयतन पर। नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है नियत ताप आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, किलो कैलोरी दिया हो ना, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ बताते हैं, ठीक है। जैसे 1 किलो कैलोरी बराबर सभी को पता होता है 1000 कैलोरी होता है, एग्ज़ाम में आते भी हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4186 जूल भी लिख सकते हैं, या इसको 4200 लगभग जूल लिख सकते हैं, या इसको 4.2 के जूल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो 1 किलो कैलोरी हो गया। हम 1 कैलोरी की अगर बात करें तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.186 जूल होता है, या फिर 4.2 जूल भी कहते हैं। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी रूप से रहता है क्या कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, यह कहलाता है सुघट्यता। सुघट्यता का कहने का मतलब कि कंप्लीट जो होता है इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी मीन्स कि अगर ये एक बार ये फैल जाए, ठीक है, एक बार ये फैल जाए तो वापस ये अपने पोजीशन पर नहीं आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है। मीन्स चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध का आप पहले जो है फॉर्मूला उसे आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है L/A, या फिर प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बाय एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, समानुपाती, गलत। उसके बाद क्या है, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत। पदार्थ की प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है, गलत।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, चालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है, और एरिया का अगर बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही पदार्थ के, ठीक है, एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है कम होता है, तथा पतले तार का जो होता है वो क्या होता है, पतले तार का ज़्यादा। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया है कि एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और पतले तार का ज़्यादा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। किस में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में होती है। यांत्रिक ऊर्जा का एक और यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कई बार एग्जाम में इस तरह का पूछा गया कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। नेक्स्ट है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं। सिंपल है, साउंड की अगर बात करते हैं, साउंड कभी जो होता है वैक्यूम में तो चलता ही नहीं है। अगर वैक्यूम में नहीं चलेगा तो सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, भी होगा, क्योंकि साउंड जो होता है ना वैक्यूम में चलता ही नहीं है ना, इसलिए ये रीज़न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसमें क्या चीज़ होता है, दो चीज़ होता है। ध्यान रखिए, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युतीय क्षेत्र से गुजरता है तो दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो वेलोसिटी और इसकी एनर्जी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, नियत रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि ऊर्जा का क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ऊष्मागतिकी की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, सही बात है। ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, गलत बात है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ग। ठीक है, ये तो किया जा सकता है, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जाता, बात सही है। ब्रह्मांड में ऊष्मा नियत रहती है, ये भी सही है। तो तीन बातें सही है, एक बात गलत है, वो जो है कि आपका ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन है, वो मानव है, वो क्या करते हैं, सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धूप की निम्न में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सक्षम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ग्रंथि जो शरीर के तापमान को बनाए रखती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, है ना, हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस एक होता है, थैलेमस जो क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, थैलेमस करता है, थैलेमस से आपको दर्द हो गया, गर्म हो गया एवं ठंडा, इसकी फीलिंग होती है। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये भूख को बताता है, भूख हो गया, प्यास हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, घृणा हो गया। ठीक, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किस में सबसे कम होती है। मीन्स कार्बन किस में सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम किस में पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिटवालोआ। ठीक है, इसमें जो होता है कार्बन की जो प्रतिशत काफ़ी कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। चलती बस के बीच आकर्षण बल होगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है ना। इसका रीज़न क्या होगा कि ये होगा यात्रियों का ज़रूरत। ठीक है, आप बस का ज़रूरत नहीं कहेंगे, ये यात्रियों का ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि
चलती बस में झुकता कौन है? यात्री, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जो है कथन पे विचार करना, आपको इनमें से बताना कौन सा सही है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, सही बात है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, सही बात है। मीन्स कि क ख दोनों सही है, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 4 kg वाली एक बॉल 8 मीटर पर सेकंड वेग के से चलती है, 12 kg की किसी रुकी हुई अन्य बॉल से टकराती है, टकराने के पश्चात दोनों बॉल एक साथ चलती है, तो इनका अंतिम वेग क्या होगा? इनका अंतिम वेग क्या होगा? आपका 2 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे? m1v1 याद रखिएगा, प्लस फार्मूला m2v2 इक्वल टू m1v प्लस m2v। चूँकि यहाँ पे देखिए टक्कर के बाद दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो इसके बाद जो टक्कर के बाद की वेलोसिटी सेम होगी। तो m1v1 क्या होगा यहाँ पे? 4 × 8 प्लस यहाँ पे आपका जो है m2 12 हो जाएगा 0, और m1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं v, तो 12 हो जाएगा। अब वेलोसिटी तो निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ये तो 0 का 0 हो जाएगा, और ये 16 भी हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव निम्नलिखित में से उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैद्युत स्थैतिक आकर्षण के कारण, विद्युत स्थैतिक आकर्षण के कारण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, जो आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पृष्ठ तनाव सबसे पहले याद जानेंगे कि सरफेस टेंशन की बात हो रही है, ताप बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? ठीक है, पहले आप इसकी मात्रक लिखें। पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का आप अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जनरली जो होता है इसका मात्रक होता है आपका T = F/L न्यूटन पर मीटर, ठीक है, नॉर्मल मात्रक। लेकिन अगर मात्रक को एक और लिखा जाता है, मात्रक वो क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले केस अलग हो जाते हैं। ये वाले केस अलग कब होते हैं? क्या होता है कि द्रव के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसके एकांक वृद्धि के लिए किया गया जो कार्य होता है ना, वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, तब ये फार्मूला। और नहीं तो नॉर्मल में आपको क्या हो? सरफेस टेंशन इक्वल टू F/L न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट कीजिए कि पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, और क्रांतिक ताप पर ये शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। और कोहेसिव फोर्स के बारे में तो पता है, संसंजक बल, एक ही द्रव में जो, एक ही पदार्थ के बने जो द्रव होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक क्या होता है? ये होगा, बढ़ेगा, और हिमांक घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि Fe3O4 में आयरन निम्नलिखित संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसे आप रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 2 और 3 संयोजकता जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या होता है? तो सभी को पता है प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दाल में पाया जाता है ना। और आयरन की बात करते हो सब्जियों में, दूध में, कैल्शियम, है ना। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन समतल दर्पण से, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ पे प्लेन मिरर की बात करेंगे, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, देखने को क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको लगेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ठीक है, 2-3 बातें आपने रख ली होगी, काल्पनिक होता है, बराबर होता है, और लैटरल इन्वर्स होता है, मीन्स कि पार्श्व उल्टा होता है। तो आसान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी बोली या फिर काल्पनिक जिसको कहते हैं, लेकिन ठीक है, आप तो इसको पता है कि काल्पनिक होता है। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, बराबर होता है, और लैटरल इन्वर्स होता है। तो ये बातें तो आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन तो आते ही आते। अब 2-3 बातें और जाने कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेन मिरर या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, बराबर होता है, और लैटरल इन्वर्स होता है। चलिए अब इससे 2-3 बातें नोट करने वाली चीज़। पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, यदि कोई भी चाल से, ठीक है, यदि कोई भी चाल से दर्पण की ओर
चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब कैसा लगेगा, अपना प्रतिबिंब 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगर v चाल से दर्पण की ओर जा रहे हैं तो 2v से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होता है, पहला नियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। दूसरा कि दर्पण का कोण अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अगर दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, ठीक है, तो परावर्तित किरण कितना थीटा डिग्री घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। ठीक है, मीन्स कि घुमा दिया जाए तो परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, 2 थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 बातें नोट किया कि जब कोई व्यक्ति, अगर कोई आप v चाल से दर्पण की ओर चलते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब कैसा लगता है कि 2v चाल से आ रही है, मीन्स कि दोगुना चाल से आ रही है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो ऐसा फील होगा कि आप 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। थीटा का अगर बात करें, जहाँ थीटा कौन से घुमाया जाएगा वहाँ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक दुगना हो जाएगा। 60 का 120 है ना, इस तरह से घुमाने पर। और एक चीज़ और कि जो दर्पण की लंबाई होती है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की अगर लंबाई, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट बहुत ही, दर्पण की अगर लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, आधी होगी तो क्या होगा, आपका कंप्लीट उसमें इमेज दिखेगा, है ना। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई आधी होने पर आपको उसमें क्या होगा, दर्पण पूरा का पूरा दिखेगा। मीन्स कि अगर दर्पण अगर आधा भी है, ठीक है, दर्पण की अगर लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो दर्पण की लंबाई आधी होगी वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये आधा है तो पूरा का पूरा ये इमेज दिखेगा, है ना। चलिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हम बात करेंगे किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। 2 बात, एक तो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और दूसरा क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता की बात होगा तो वो अणु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं परमाणु का तो ये स्वतंत्र नहीं रहता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, पहला चीज़ आप नोट कर लीजिए परमाणु के बारे में। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सेकंड पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है ना। तो 2 बातें परमाणु के बारे में कि तत्व का, ठीक है, तत्व का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन अणु की बात करें तो तत्व एवं यौगिक, ठीक है, तत्व एवं यौगिक का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानिए। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है, तो प्रोटॉन के गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन। एक 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के कौन है, चैडविक। ठीक है, चैडविक। अब आवेश की बात करते हैं तो देखिए +1 की अगर बात करते हैं, इसका जो होता है +1 आवेश होता है, इसका -1 आवेश होता है और इसका 0 आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटालिबिलिटी। ठीक है, सॉरी मैलेबिलिटी, या भी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अगाध वर्धिता। ठीक है, मेलाबिलिटी या फिर अगाध वर्धिता, जिसको चादर को पीट कर, चादर के मतलब पीट कर क्या करेंगे, उसको धातु को चादर के जैसा बनाया जा सकता है। तन्यता क्या होता है, उसको पतला रस्सी जैसा बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं। सिंपल सा बात है, इसका फैक्ट है कि कच्चा दूध जो होता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है और उसको मारने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, मारने के लिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। पहले पीएच मान के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो pH मान का जो वैल्यू होता है कितना से कितना होता है, 0 से लेकर कितना होता है 14 तक होता है, ठीक है। बीच में होता है 7, 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, क्षारीय, ठीक है, और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय। ये दो बातें आप याद रखिएगा। एक तो 0 से 7 होता है, कई बार पूछा जाता है इसका pH मान 0 से कितना होता है, 14 होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर तो क्षारीय, और 7 पे रहे तो उदासीन, ठीक है, उदासीन। और जल क्या है, वाटर क्या उदासीन है ना। लेकिन यहाँ बोला है कि pH मान अम्लीय का पूछा है ना, और अम्ल तो ये दिख रहा है, तो 7 से कम, मैंने बताया 7 से कम पे टिक करें। लेकिन और 2-3 बातें आप याद रखिए, जैसे क्या, एग्ज़ाम जो फैक्ट पूछा जाता है, जैसे रक्त का जो pH मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। दूध का pH मान कितना होता है, 6.4। मूत्र का कितना होता है, 6। अगर हम बात करते हैं नींबू का तो 2.2। सिरका बहुत बार पूछा गया, इसे ज़रूर रखिएगा दिमाग में, ठीक है, 2.4। और अगर हम बात करते हैं समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल का कितना होता है pH मान, 8.4, ठीक है। तो 2-3 बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्माधारिता, ठीक है, उष्माधारिता इसको कहेंगे। अब यहाँ से तो कुछ बातें और भी याद रखिए, जैसे गुप्त उष्मा की बात करें तो इसका अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, गुप्त उष्मा का हो जाता है L = QY/m, और इसका जो SI मात्रा क्या हो जाता है, जूल पर kg हो जाता है। ये क्या हो गया, L लैटेंट हीट हो गया, Q आपका यहाँ पे एनर्जी हो गया, ठीक है, और M आपका क्या हो गया, यहाँ पे मास हो गया, ठीक है। अब वही बात थोड़ा देख लेते हैं, विशिष्ट उष्मा के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका तो इसका जो होता है SI मात्रक क्या होता है, जो एग्जाम पूछा जाता है, जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर लीजिए, जल का विशिष्ट उष्मा होता है 4200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 1-2 बातें आपको और एक्स्ट्रा मैं बता दिए, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि उष्माधारिता और या विशिष्ट उष्मा में अंतर, ठीक है। तो अलग अलग जो द्रव्यमान का जो होता है ना, अलग अलग जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान का जो आपका क्या होता है, उस विशिष्ट उष्मा क्या होती है यहाँ पे, सॉरी, अलग अलग द्रव्यमान का उष्माधारिता क्या होता है, समान होता है ना। क्या होता है, अलग अलग उष्मा, यहाँ पे किसी पदार्थ के अलग अलग द्रव्यमान की जो उष्माधारिता होती है अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान की उष्माधारिता क्या होती है, अलग अलग होती है, समान नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, विशिष्ट उष्मा का समान होता है, इसका समान होता है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान का उष्माधारिता अलग अलग होता है, जबकि अलग अलग द्रव्यमान का विशिष्ट उष्मा समान होता है। यहाँ से एक फैक्ट, ठीक है, उष्माधारिता जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है, नोट कर लीजिएगा उष्माधारिता। और विशिष्ट उष्मा क्या होता है, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। 2-3 फैक्ट और मैंने बता दिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। करेक्ट आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। और मैंने आपको कुछ दिन पहले, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि CO प्लस अगर H2 बने तो क्या होता है, और CO प्लस N2 बने तो क्या होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि CO प्लस H2 मिलकर क्या बनता है और CO प्लस N2 मिलकर क्या बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम और क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। बल का परिभाषा भी मिलता है इससे, ठीक है, बल की परिभाषा भी इससे मिलता है, ठीक, याद रखिएगा।
और अगर हम बात करें संवेग, ठीक है, नोट कर लीजिए, संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला आप रट के रखिएगा, संवेग का होता है फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। और इसका अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। और अगर हम संवेग की बात करते हैं तो संवेग कैसा राशि है, ये सदिश राशि है। एक बात और नोट कर लीजिएगा यहाँ से, तो काफ़ी सारा फैक्ट मैंने बताया। बल की बात करें तो बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सदिश राशि, संवेग का मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी सदिश राशि है, ठीक है। इतना बातें आपने नोट कर ली। अब सेकंड लॉ से, ठीक है, सेकंड लॉ से क्या निकलता है, अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ से आता है यहाँ से कि संवेग में परिवर्तन होगा तो बल की दिशा में होती है। संवेग परिवर्तन जो होगा बल की दिशा में होगी। और सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इससे भी आप याद रखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। 2-3 बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है वाटर है, ठीक है। और इस पर अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं, बर्फ़ तैरता है तो बर्फ़ का घनत्व क्या होगा, जल के घनत्व से कम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, घनत्व कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तब ये तैरेगा। मीन्स कि जल के घनत्व से कम होगा, जल के घनत्व से क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण कोई भी ठोस जल में तैरता है, ठीक है। चलिए, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए आप अगर थैला ले जाते हैं, ठीक है, और इसमें ये हैंडल लगा होता है, अगर ये चौड़ा पट्टी कम चौड़ा पट्टी वाला हो, कम चौड़ा पट्टी हो, तो आपको बहुत भारी फील होगा। लेकिन इस बैग में अगर थोड़ा मोटा, अगर इस तरह से अगर चौड़ा पट्टी वाला हो, ठीक है, तो आपको बल कैसा होगा, बल आपको कम लगेगा, है ना। इसमें बल ज़्यादा लगेगा, तो इससे क्या होगा, दाब बढ़ ज़्यादा है ना, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, हाँ, तो हमने बात कर लिया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है क्या कहलाता है, इसको कहते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। समतल दर्पण पर आपतित किरण टकराने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है, मीन्स कि जिस डिग्री कोण से आती है उसी डिग्री कोण से वापस चली जाती है, मीन्स 60 डिग्री आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, VIP, ठीक है, VIP याद करिएगा ट्रिक से। VIP आपको क्या दे रखा है, वोल्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको मीन्स की एनर्जी दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है। तो किलोवाट आपको एनर्जी को डिफाइन करता है और आपको निकालना है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, PYV। और यहाँ पे P कितना है, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट और 220 वोल्ट है। डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या होगा, 211 और 200, 1100/11, मतलब कि लगभग आपका 9 एम्पियर के आसपास में इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है नोट कर लीजिएगा, FYL होता है, मीन्स कि न्यूटन पर मीटर होता है। F का न्यूटन और लेंथ का मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करता है। अगर ऊष्मा कम अवशोषण करेगा तो गर्मी कम लगेगा, है ना। इसलिए ब्लैक कपड़े नहीं पहने जाते गर्मी के दिन में, क्योंकि वो ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और जो अच्छे मीन्स कि अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक क्यों दिखा देती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड जो होता है साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, इसी कारण, क्योंकि
क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलती है। ठीक है, ये साउंड है। ठीक है, चलिए। कोयले के जलने से क्या बनता है? कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः क्या होती है? तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसकी होती है। नेक्स्ट है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होती है? क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, और दिन के समय बहुत सारे वाहन चलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर हम लोग लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर पर काफ़ी गहरा मीन्स कि बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे जीवन अस्त व्यस्त होगा। तो क्या करता है, दिन के समय अगर पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लेते हैं, और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। तो जितने भी बाहर में मीन्स के वातावरण में पॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे कि हम लोग सांस अच्छे ले पाते हैं, मीन्स कि साफ़ सुथरे सांस ले पाते हैं। और सांस की कीमत कितनी है इस बार पेंडेमिक कोविड-19 ने सभी को बता रखा है। ठीक है, चलिए। पंखा में करने से, फैन चलाने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, क्यों होती है? ये होती है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी की अनुभूति होती है। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं लैटेंट हीट से रिलेशन है इसका। ठीक है, लैटेंट हीट के बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैं वीडियो को मैं बता रखा है, वहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह संबंध नहीं है? इनमें से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? देखिए, नागफनी का पौधा है ना, ये मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए सबसे डिफरेंट। बाकी नीम, देवदार, चीड़ सदाबहार पेड़ हैं। ठीक है, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देते हैं? अब इस तरह के पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, पेड़ पौधे के जो आसपास में पेड़ पौधे तो उसके अवशोषकता को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि फसल कम पैदा होता है, इसीलिए इसको निकाल देते हैं। यानी का इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉड, यकृत तेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन किससे करता है? तो मेढक दो चीज़ से श्वसन करता है, गिल से भी करता है और त्वचा से भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। पदार्थों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम या फ्लोएम? तो जाइलम करता है। चलिए, जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में मैं दो बातें बता देता हूँ। ठीक है, जाइलम से सवाल जो आता है क्या भाई कि जाइलम में क्या क्या होता है? इसमें ट्रैकिट्स होता है, ऑप्शन में इससे दे देंगे, ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स होता है। ठीक है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा होता है, और जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, उसी तरह फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, और इसमें भी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इसमें पैरेनकाइमा होता है और फाइबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई बार एलिमिनेट करने के लिए भी आता है, और दोनों के दोनों क्या है? परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, यानी कि डेड सेल है। चलिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा साउंड के बारे में। ठीक है, साउंड के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो साउंड की अगर हम बात करते हैं कि साउंड अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो इसकी जो चाल होती है और तरंगदैर्घ्य, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है और इसका जो वेवलेंथ होता है क्या होता है? बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नहीं बदलती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। और ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चलिए। और यहाँ से अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है V/F, जहाँ पे V क्या होता है? आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वहीं ये तो वेवलेंथ होता है, वहीं फ्रीक्वेंसी होता है ये। ठीक है, चलिए। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/T होता है, इसको भी याद रखिएगा, 1/T होता है। ठीक, और साउंड के बारे में और भी जानिए। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एग्जाम में आता है कि जैसे कि
वायु में साउंड का जो चाल होता है कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है, यानी कि वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है 1483 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में रहता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको किलोग्राम या कुछ ऐसे करके देंगे जो फंसाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। लोहा 5130 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, अगर ऑप्शन में अगर ये तीनों रहे तो आप लोहा टिक करेंगे, लेकिन ये चारों रहे तो आप एल्युमिनियम टिक करेंगे, ठीक है। साउंड इसमें ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था।